नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी का क्लास नंबर 10th है और आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का एक नया टॉपिक कारक के बारे में जानने वाले हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जिन्हें कारक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, खास करके वे लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जिन्हें थोड़ा बहुत जानकारी है वे लोग भी इस वीडियो को देख सकते हो, ताकि यहाँ पे जो है वो आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे इनका जो नोट्स है वो हम आपको अपने नोट्स से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है वो इससे रिलेटेड नोट्स बनाया था और इसमें उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ को यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, इसलिए क्लास को जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। कारक कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए कि कारक की परिभाषा क्या होती है। तो जो शब्द वाक्य में क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए उसे कारक कहा जाता है। जो शब्द वाक्य में क्रिया का, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बनाए उसे कारक कहा जाता है। पॉइंट है, देखिए, इस संबंध को प्रकट करने के लिए जो शब्द चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक चिन्हों को विभक्ति या प्रसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे जाना। अब इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को समझिए, तब आपको ये डिफिनेशन जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि राम ने रावण को मारा, यहाँ पे यह एक वाक्य है। ठीक है, जैसा कि मैंने डिफिनेशन में आपको बताया कि क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध। ठीक है, जो शब्द वाक्य में क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध, तो यहाँ पे क्रिया कौन है? क्रिया है आपका मारा। ठीक है, मारना आपका क्रिया हो गया, और क्रिया का जो संबंध है संज्ञा या सर्वनाम के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो क्रिया है उसका सीधा सीधे संबंध किसके साथ है? रावण के साथ है। रावण यहाँ पे क्या है दोस्त? रावण यहाँ पे क्या है? एक तरह से संज्ञा है। ठीक है, रावण जो है वो यहाँ पे एक तरह का से संज्ञा है। इसके अलावा इस सेंटेंस में रावण जो है वो क्या है? कर्म है। जाहिर सी बात है, आपको पता है ये रावण जो है वो यहाँ पे कर्म है, राम करता है। रावण कर्म के अलावा इसे जो है वो संज्ञा भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्रिया का जो सीधा सीधे संबंध है वो आपका इस रावण के साथ है, यानी कि कर्म के साथ है। तो यहाँ पे कारक होगा, रावण जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं ये एक कारक होगा। ठीक है, और कारक में भी आपका ये कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्रिया का सीधा सीधे जो प्रभाव है वो आपका कर्म पे पड़ रहा है। राइट, कर्म पे पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये कर्म कारक होगा। ठीक है, वहीं अगर कोई सेंटेंस आपको देखने को मिलता है जिसमें क्रिया का प्रभाव जो है वो सीधा सीधे राम पे देखने को मिलता, तो यहाँ पे कर्ता कारक होता। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे चलकर इसके टाइप में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। तो यहाँ पे जो है वो आगे हम लोग इसको देखेंगे डिटेल से। बस आप जानिए इसको कि जो शब्द वाक्य में क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए उसे हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, और जो कारक चिन्ह होता है उसको हम लोग विभक्ति या फिर प्रसर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि को हो गया, तो को जो है वो यहाँ पे कारक चिन्ह हो गया। ठीक है, और इसका दूसरा नाम प्रसर्ग या विभक्ति भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये ट्रिक आपको जो है वो, ये ट्रिक नहीं कह के एक समझ लीजिए कि इस चैप्टर का मेन जो बेस है वो यही है आपका चिन्ह और विभक्ति। इसी के मदद से आप जो है वो पहचान सकते हो कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा कारक है। ठीक है, तो कारक के चिन्ह या फिर कारक के विभक्ति। तो कर्ता ने, यानी कि कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो ने है, कर्म का को है, करण का से के साथ के द्वारा, संप्रदान का के लिए या फिर को, अपादान का से जिसमें आपको पृथकता का बोध हो, उसके अलावा संबंध का के की, अधिकरण का में पर, और संबोधन का हे अरे। तो आपको जो है वो ये चीज़ एज इट इज याद कर लेना है, क्योंकि इससे जो है वो आपको यहाँ पे इस चैप्टर में सॉल्व करने को आसानी होगी। ठीक है, अगर यहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आपको जो है वो यहाँ पे ये चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। इस चैप्टर का जो मेन बेस है, कह सकते हैं आधार जो है वो ये आपका यही है, कारक के चिन्ह। ठीक है, अब देखिए, कर्ता से अधिकरण तक सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कर्ता से जो है, कर्ता से लेकर अधिकरण तक यहाँ पे जितने भी कारक चिन्ह आपको दिखाई दिए ये सब जो है वो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो संबोधन है, संबोधन, ये आपको जो है वो शब्दों के पहले देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के 6 भेद हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं।
ठीक है। और सामान्यतः कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। अगर आपको पूछा जाए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है लिस्ट में कर्ता कारक। हिंदी व्याकरण के कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है आपका कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन को समझिए। इसके डिफिनेशन को आप जो है वो कई लैंग्वेज में समझ सकते हो, कई तरह से समझ सकते हो। पहला है वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये भी समझ सकते हो कि क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े तो हम यहाँ पे इसे कारक कहेंगे, या फिर क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े तो हम यहाँ पे कर्ता कारक कहेंगे। और इसके जो विभक्ति होती है वो ने होती है। अब इस चीज़ को आप एग्जाम्पल से समझिए कि लड़का खेल रहा है। देखिए खेल रहा है, यहाँ पे जो ये आपका क्या है, खेलना क्रिया है। क्रिया का जो है प्रभाव, क्रिया का जो है प्रभाव कह सकते हैं। ठीक है, वो किस पे पड़ रहा है दोस्तों? तो क्रिया का प्रभाव जो है वो सीधा सीधे लड़का पे पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, लड़का जो है वो कर्ता कारक हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है रमा हंस रही है। हंस रही है आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और क्रिया का जो प्रभाव है वो आपका सीधा सीधे कह सकते हैं रमा पे पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हुआ। अगर पहला डिफिनेशन आपको याद नहीं रहता तो दूसरा डिफिनेशन के थ्रू आप कर सकती हो, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम चीज़ है, अलग अलग भाषा में लिखी गई है, लेकिन दोनों जो है वो समान चीज़ है, एक चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पहला में मैंने आपको बताया था वाक्य में काम करने वाला, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ठीक है, जैसे कि लड़का खेल रहा है तो खेल कौन रहा है? यहाँ पे जो खेलने का काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? जाहिर सी बात है लड़का के द्वारा। रमा हंस रही है तो हंसने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? रमा के द्वारा। तो ये सब जो है वो यहाँ पे आपका कर्ता कारक हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे दोनों डिफिनेशन के थ्रू आप समझ सकते हो। जो आसान है वो उसकी मदद से आप जो है वो यहाँ पे चीज़ों को हल सॉल्व जो है वो कर सकते हो, दोनों चीज़ें याद रख सकते हो। रमा ने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो धनुष पर बाण चढ़ाया तो यहाँ पे सीधा सीधी क्या है कि बाण चढ़ाया, तो यहाँ पे किसने बाण चढ़ाया? राम ने बाण चढ़ाया, यानी कि क्रिया का जो है वो सीधा सीधी प्रभाव आपका कर्ता पे पड़ रहा है तो कर्ता कारक हो जाएगा। उसी तरह वह गाता है, तो कौन गाता है? वह गाता है, तो वह यानी कि यहाँ पे एक सर्वनाम है कह सकते हैं। तो क्रिया का सीधा सीधी जो प्रभाव है वो आपका सर्वनाम पे पड़ रहा है या फिर कर्ता पे पड़ रहा है, सीधा सीधी बात कह सकते हो। तो यहाँ पे आपका कर्ता कारक हो जाएगा। उसी तरह मीना नृत्य कर रही है, मीना यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको कर्ता कारक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कर्म कारक किसे कहते हैं। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहेंगे। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम लोग कर्म कारक कहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि क्रिया का जो प्रभाव है वो आपका कर्म पे पड़ता है। ठीक है, कर्ता कारक में क्या हुआ था कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्म पे पड़ेगा। ठीक है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े। ठीक है, सेम चीज़ है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका विभक्ति जो है वो को होता है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने श्याम को पढ़ाया। ठीक है, श्याम को पढ़ाया, तो सबसे पहले देखिए पढ़ाया क्या है? आपका क्रिया है। तो क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है? आपका श्याम को पढ़ाया। ठीक है, किसको पढ़ाया? श्याम को पढ़ाया। तो क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधा सीधी आपका श्याम पे पड़ रहा है, और श्याम जो है वो यहाँ पे क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस सेंटेंस में आपका क्रिया का जो प्रभाव है वो आपको कर्म पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। राइट, दूसरा एग्जाम्पल, मोहन ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ पे पकड़ना क्या हो गया? पकड़ा आपका क्रिया हो गया। और किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। तो यहाँ पे चोर जो है वो आपका कर्म है, तो क्रिया का सीधा सीधे जो प्रभाव है वो आपका चोर पे पड़ रहा है, यानी कि कर्म पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम ने श्याम को पत्र लिखा। तो किसको पत्र लिखा दोस्तों? श्याम को पत्र लिखा। पत्र लिखना यहाँ पे आपका क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया का सीधा सीधे जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है वो आपका श्याम पे पड़ रहा है, यानी कि कर्म पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका कर्म कारक। आई होप कि आपको कर्म कारक के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, अब हम लोग जानते हैं तीसरा जो इसका टाइप है कारक का भेद, करण कारक। ठीक है, करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन सूचित होता है वहां करण कारक होता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक लाइन में याद रख सकते हो। करण कारक किसे कहते हैं? करण का अर्थ होता है साधन, बस इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो। ठीक है, जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे हम लोग करण कारक कहेंगे। जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है,
अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रहता है तो आप इस भाषा में भी याद रख सकते हो, इस शब्दों में भी याद रख सकते हो कि जिसके सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। तीनों आपका सेम चीज़ है, बस अलग अलग जो है वो लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका जो विभक्ति होता है, कारक चिन्ह होता है, वो आपका से होता है, के द्वारा होता है। अब इस चीज़ को आप एग्जाम्पल की मदद से आसानी से समझ सकते हो। तो जैसे कि हो जाएगा, मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ पे साधन कौन सा है? ये आपका क्रिया है। क्रिया का साधन कौन सा है? तो क्रिया का जो साधन है वो आपका कलम है, यानी कि किससे लिखता है? कलम से लिखता है। वह रेलगाड़ी से आया। आया ये आपका क्रिया है, क्रिया का जो साधन है वो कौन सा है? आपका रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी यहाँ पे आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक है। वह किससे आया? रेलगाड़ी से आया। वह किससे लिखता है? मैं किससे लिखता हूँ? कलम से लिखता हूँ। राइट। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। यहाँ पे साधन कौन सा है? क्रिया मारा, ये आपका क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया का जो साधन है, क्रिया जो किया जा रहा है उसका जो साधन है वो क्या है? बंदूक है, बंदूक से किया जा रहा है। ठीक है। तो बंदूक यहाँ पे आपका करण कारक हो जाएगा। तो ये आपका साधन हो गया। उसी तरह माली खुरपी से घास खोद रहा है। ठीक है। तो घास खोद रहा है, किससे घास खोद रहा है? तो खुरपी से। यहाँ पे ये आपका साधन हो गया, साधन सूचित कर रहा है। ठीक है। क्रिया का साधन सूचित कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ अपवाद भी आते हैं दोस्तों, जैसे कि सभी अंग भंग वाले जो आय के आते हैं, वाय के आते हैं, जैसे टूटे फूटे वाले जो वाय के आते हैं, जैसे कि वह आँख से अंधा है, वो पेट से लंगड़ा है, ये सब आपका इसके अपवाद आते हैं, एक्सेप्शन केस में आते हैं। ठीक है, अपवाद में आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन के लिए पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि वह आँख से अंधा है, बताइए कि यहाँ पे कौन सा कारक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करण कारक। वह पेट से लंगड़ा है, तो वो यहाँ पे पेट जो है वो कौन सा कारक है कह सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आई होप कि आपको करण कारक के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। और आना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतना ही सिंपल लैंग्वेज में इसे जो है वो लिखा हुआ है, ताकि सभी स्टूडेंट्स अगर एक बार इस चीज़ को पढ़ लेते हो तो कभी भी आप इस चीज़ को नहीं भूलोगे। राइट। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्रेस किया है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो चौथा टाइप है, संप्रदान कारक। कारक का जो चौथा जो भेद है आपका दोस्तों, वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाए, इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह होती है, कारक जो चिन्ह होता है वो आपका के लिए या फिर को होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखिए, रोगी के वास्ते दवा लाओ। रोगी के वास्ते दवा लाओ, तो यहाँ पे किसके वास्ते? देखिए, किसी के लिए कोई चीज़ किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन में बताया, किसी के लिए कुछ किया जाए या फिर किसी को कुछ दिया जाए। तो रोगी के लिए दवा लाया जा रहा है, तो रोगी यहाँ पे आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है। ये यहाँ पे आपका कारक होगा, वो होगा संप्रदान कारक। इस सेंटेंस में अगर पूछा जाए कि कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है। भूखे को भोजन दो, यहाँ पे देने का बोध हो रहा है, तो किसको दिया जा रहा है? भूखे को दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। अभिराम श्याम के लिए आम लाया, तो यहाँ पे किसी के लिए कुछ लाया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, श्याम को, तो यहाँ पे ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, तो यहाँ पे कंबल देने का काम किया जा रहा है, तो देने के केस में कौन सा कारक होता है? आपका संप्रदान कारक होता है। किसको दिया जा रहा है? भिखारी को दिया जाता है, दिया जा रहा है, यहाँ पे ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको संप्रदान कारक के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ याद रखना है, जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाए, सेंटेंस से आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे आप जो है वो एक बार देखते ही पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन सा कारक है। इसका हम लोग जो है एमसीक्यू जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। राइट। अब है आपका पांचवा जो भेद है कारक का, वो है आपका अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, तुलना करने, रक्षा करने आदि का बोध हो, उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। राइट। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, तुलना करने, रक्षा करने आदि का बोध हो, उसे हम लोग अपादान कारक कहेंगे। ये जो समझ में आ गया। इसका जो विभक्ति होती है, कारक चिन्ह होता है, वो आपका से होता है। मैंने आपको करण कारक में भी इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से बताया था, लेकिन उसमें जो वो के साथ के द्वारा होता है, मतलब कोई चीज़ जब मिलता है, ठीक है, मिलन होता है, तब वहाँ आपका करण कारक होगा। लेकिन कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होगा तो वहाँ पे आपका अपादान कारक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, एक चीज़ नहीं समझिएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि भास्कर ने डाली से फूल तोड़ा, तो यहाँ पे देखिए अलग होने का बोध हो रहा है कि डाली से फूल जो है वो यहाँ पे अलग किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। बच्चा सांप से डरता है, डरने के केस में कौन सा कारक होता है दोस्तों? तो डरने के केस में जो है आपका अपादान कारक होता है, सांप से डरता है।
वह बस से नीचे उतरा, तो बस से जो है वो उतरने का काम हो रहा है, मतलब कि अलग होने का काम कर रहा है हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। राम सीता से सुंदर है, सीता से सुंदर है, तो यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, तो तुलना किया करने का बोध जो है वो आपका अपादान कारक में होता है। उसी तरह आपने मुझे मरने से बचाया, तो रक्षा करने का बोध हो रहा है इस सेंटेंस की मदद से, रक्षा करने का बोध हो रहा है। मरने से बचाया, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको अपादान कारक के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। अब हम लोग जो है वो कारक का छठा जो भेद है संबंध कारक, उसके बारे में जानते हैं। नाम से ही पता चल रहा है संबंध कारक यानी कि जो संबंध बताता हो, ठीक है। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध स्थापित होता है, ठीक है। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध अगर स्थापित हो, संबंध पता चले, तो उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो आपका है का, की, के, रा, री, रे, ये सब विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यह प्रेमचंद्र के उपन्यास है, तो यहाँ पे देखिए उपन्यास का संबंध किसके है, किससे है, प्रेमचंद्र से है, तो संबंध व्यक्त हो रहा है इस सेंटेंस के मदद से, इस वाक्य के मदद से, तो यहाँ पे आपका संबंध कारक हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पे देखिए मेरी और पुस्तक के बीच संबंध हो रहा है, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये जो है वो संबंध कारक हो जाएगा। यहाँ पे राम का घोड़ा, तो किसका घोड़ा, राम का घोड़ा, तो यहाँ पे संबंध स्थापित हो रहा है। उसी तरह यह गीता का घर है, तो यानी कि गीता का घर है, किसका घर है, गीता का घर है, तो यहाँ पे भी आपका संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पे आपका संबंध कारक हो जाएगा। क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपका सीधा सीधी सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपको बताना है संबंध कारक, अगर संबंध पता चले तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगला जो भेद है वो है आपका अधिकरण कारक। सातवां भेद है कारक का आपका अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। विभक्ति में पर, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो आपका होता है में पर। उदाहरण से समझते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैं कितने मिनट में आ रहा हूँ, 3 मिनट में, तो ये जो है आपका 3 मिनट एक आधार है, ठीक है, बेस है, ठीक है। मैं जो है वो 3 मिनट में आ रहा हूँ। परीक्षा अगस्त में होगी, परीक्षा कब होगी, अगस्त में होगी, तो अगस्त यहाँ पे क्या है, एक आधार है, ठीक है। पानी में मछलियाँ हैं, मछलियाँ कहाँ पे है, पानी में है, ठीक है, पानी में है, तो पानी यहाँ पे आधार हो जाएगा। चिड़िया डाल पर बैठी है, डाल पर बैठी है, तो यानी कि कहाँ बैठी है, डाल पर बैठी है, तो ये यहाँ पे आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी सेंटेंस में अधिकरण कारक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए विभक्ति चिन्ह लगा है में, यहाँ पे भी में, यहाँ पे पर, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो। अगर आपको डिफिनेशन किसी भी हाल में पता नहीं चलता है तो आप जो है वो इसके विभक्ति चिन्ह के मदद से भी यहाँ पे पता लगा सकते हो कि कौन सा विभक्ति चिन्ह यहाँ पे लागू है, ठीक है, लगाया गया है, ठीक है। इसके मदद से आप कारक की पहचान कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो भेद है दोस्तों वो है आपका संबोधन कारक। कारक के जो नेक्स्ट भेद है वो है आपका संबोधन कारक, ठीक है। अब देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या फिर चेतावनी दी जाए, संबोधन कारक, नाम से पता चल रहा है कि संबोधन करना, किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। विभक्ति इसका होता है विभक्ति चिन्ह हे, औ, अरे, अजी आदि, यानी कि किसी को पुकारने में किया जाता है। इस कारक में विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कौन से कारक में विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है, तो संबोधन कारक में। एग्जाम्पल से समझते हैं। हे ईश्वर रक्षा करो, हे ईश्वर रक्षा करो, तो यहाँ पे देख सकते हो हे ईश्वर क्या है, यहाँ पे पुकारा जा रहा है ईश्वर को, और विस्मयादि का सिंबल जो है वो चिन्ह यूज किया गया है, यहाँ पे आपका संबोधन कारक हो जाएगा। अजी सुनते हो, देखिए यहाँ पे भी पुकारने का काम किया जा रहा है, संबोधन कारक हो जाएगा। अरे रवि कहाँ घूम रहे हो, तो यहाँ पे आपको संबोधन किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, रवि को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपका संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आठों भेद के बारे में आसान शब्दों में सभी चीज़ों को समझा। आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों के विभक्ति आपका को होता है, ठीक है, दोनों की विभक्ति चिन्ह को होता है, लेकिन कर्म कारक का को क्रिया पर पड़ने वाला फल को दर्शाता है, ठीक है। कर्म कारक का जो को है वो आपका क्रिया पर पड़ने वाले फल को दर्शाता है, जबकि संप्रदान का को जो है वो किसी को कुछ दिए जाने या सहयोग करने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाइएगा इस चीज़ को कि कर्म कारक, जैसे कि माँ ने बच्चे को मारा,
माँ ने बच्चे को मारा, तो यहाँ पे देखिए मारने का जो काम है वो किसको किया जा रहा है, बच्चे को किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि जो क्रिया का जो प्रभाव है वो आपका कर्म पे पड़ रहा है, बच्चे यानी कि कर्म पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन वही दूसरा सेंटेंस में आप देखिए संप्रदान कारक में, माँ ने बच्चे को मिठाई दी, तो यहाँ पे देने का भाव बोध हो रहा है, ठीक है। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, किसको मिठाई दी, बच्चे को मिठाई दी। तो यहाँ पे जब भी सेंटेंस की मदद से देने का भाव हो, कुछ लेने का भाव हो, कुछ देने का भाव हो, ठीक है, किसी की सहायता करने का भाव हो, तो वहाँ पे आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। और यहाँ पे जब कभी क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम पे पड़े, या फिर कह सकते हो सीधा सीधी भाषा में कर्म पे पड़े, तो आपका वहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको कारक में पढ़ना थे। और एक चीज़ हम यहाँ पे आपको मिस कर रहे हैं, जो आपको बता देते हैं कि पहले जो यहाँ पे कभी कभी देखा क्या जाता है कि कोई कारक जो है वो कर्ता रहित कारक कह सकते हैं, कारक चिन्ह रहित भी होता है और कारक सहित भी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कर्ता कारक, कर्ता कारक जो है वो दोस्तों आपका कह सकते हैं कि कर्ता कारक विभक्ति सहित भी हो सकता है और विभक्ति रहित भी हो सकता है। जैसे कि आपको सेंटेंस से पता चल रहा होगा कि रमा हंस रही, यहाँ पे आपका विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। उस तरह राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो ने यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आप जो है वो हमेशा विभक्ति चिन्ह नहीं खोजिएगा, क्योंकि कोई कोई सेंटेंस में जो होता है विभक्ति चिन्ह आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पे जो वो उसके डिफिनेशन के मदद से आसानी से पहचान सकते हो कि वहाँ पे कौन सा कारक है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको कारक से संबंधित जितने भी डाउट होंगे, सभी चीज़ें जितना भी कुछ मैंने आपको आज के इस क्लास में बताया है, सभी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। और यहाँ पे अगर आपने आज के इस क्लास को, कारक वाले क्लास को देख लिया होगा, तो आपको फिर लाइफ में जो है वो दोबारा कारक इस जो चैप्टर है उसको दोबारा पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो आपका जो है यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आप इस क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा। इसका नोट्स जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए होंगे वे लोग ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि हम लोग जो है वो आज के क्लास में कारक चैप्टर पढ़े, इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्द लाएंगे। और जैसे ही आप उसका प्रैक्टिस करोगे, आपको जो वो कारक से रिलेटेड जितने भी डाउट है सब आसानी से समझ में आ जाएंगे और अच्छे से जो है वो ये चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ भी अलग चीज़ नहीं करना है, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।